इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि ये फैसला वापस लिया जाए। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत, कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत, मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। जैज़ के पास हर नीड का हल है, बस *699# मिलाओ और अपने लिए खास बनाए हुए पैकेज को अपनी सुपर पावर बनाओ। नई उम्मीद, नया आगाज, एक और विजन की तकमील, एक और संगे मील उबूर। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर और गर्ल्स हॉस्टल का शानदार इफ्तिताह। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की कयादत में 6.4 अरब रुपए की लागत से तामीर करदा ये जदीद मरकज अब इलाज, तहकीक और तालीम का संगम बन चुका है, जहाँ गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी, MR लिनिक, PET, CT स्कैन और साइक्लोट्रॉन जैसे जदीद तरीन आलात के जरिए कैंसर के खिलाफ जंग को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। साथ ही तालिबात के लिए महफूज, आरामदेह और जदीद सहूलियात से आरास्ता गर्ल्स हॉस्टल की सहूलत मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि अपनों को बचाने के लिए एक तवील सबर आजमा सफर है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर सिर्फ इलाज का मरकज नहीं, ये हौसला, तहफ़्फ़ुज़ और नई जिंदगी की उम्मीद भी है। हुकूमत सिंध, अवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। जैज़ के पास हर नीड का हल है, बस *699# मिलाओ और अपने लिए खास बनाए हुए पैकेज को अपनी सुपर पावर बनाओ। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत, कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है,
हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत, मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत, कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके, अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत, मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है, शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। जैज़ के पास हर नीड का हल है, बस *699# मिलाओ और अपने लिए खास बनाए हुए पैकेज को अपनी सुपर पावर बनाओ। नई उम्मीद, नया आगाज, एक और विजन की तकमील, एक और संगमील उबूर। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर और गर्ल्स हॉस्टल का शानदार इफ्तिताह। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की कयादत में 6.4 अरब रुपए की लागत से तामीर करदा ये जदीद मरकज अब इलाज, तहकीक और तालीम का संगम बन चुका है, जहाँ गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी, MR लिनिक, PET, CT स्कैन और साइक्लोट्रॉन जैसे जदीद तरीन आलात के जरिए कैंसर के खिलाफ जंग को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। साथ ही तालिबात के लिए महफूज, आरामदेह और जदीद सहूलियात से आरास्ता गर्ल्स हॉस्टल की सहूलत मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि अपनों को बचाने के लिए एक तवील सबर आजमा सफर है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर सिर्फ इलाज का मरकज नहीं, ये हौसला, तहफ़्फ़ुज़ और नई जिंदगी की उम्मीद भी है। हुकूमत सिंध, अवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह।
ऐ सितमगर तूने किस कौम को ललकारा है जिसके बच्चों में है असरे हाजिर का उरूज, जिसके बूढ़ों ने उठा ली है हाथों में कमान, मिसले बुर्राक जवान जिसके फजाओं में उड़ा करते हैं, दुश्मन बुज़दिल को लम्हों में फना करते हैं, अज़्म जिनका है फौलाद न झुकने वाला है। ऐ सितमगर तूने किस कौम को ललकारा है। जिनकी नजरें हैं रातों को चमकने वाली, धरती ऐसी है शहीदों से दमकने वाली, वार ऐसे जो फजा चीरें जमी चीरें, कल्ब दुश्मन में उतर जाएं 100 बार। ऐ सितमगर तूने किस कौम को ललकारा है। हम पे हमला करके पछताओगे तुम सदियों तलक, अपने झूठ पे शर्माओगे बहुत देर तलक। जज्बे हमारे ऐसे हैं पिघला दें लोहे के पलक, मिटा देंगे तुमको हम आंधी की झलक, जो दुआओं में भी दुश्मन को फकत मात करें। ऐ सितमगर तूने किस कौम को ललकारा है, जिनकी पेशानी पे कहर की बिजली रक्सां, जिनके हाथों में अल्लाह की नुसरत के निशान, जो शब खून में भी मिसले सूरज चमके। यूं समझ लो कि समझाने का भी वक्त गया, तरंगे लगाने का भी अब वक्त गया। सफेद परचम लगाते हो तो बच जाओगे, वरना इस कौम के कहर से मिट जाओगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। दुश्मन ने घुटने टेके, सीज फायर का ऐलान हुआ और अवाम फतह के नारे लगाते हुए घरों से निकल आए। शहर शहर गली गली लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मुंह में मीठा कराया। पाक फौज के जवानों को हार पहनाए गए, सेल्फियां बनाई गई, शानदार जश्न का अहवाल इस रिपोर्ट में। दुश्मन के खिलाफ बड़ी फतेह ने आवाम का जोश और जज्बा दोबारा कर दिया। पसरूर में पाक फौज के जवानों का काफिला गुजरा तो लोगों ने उन्हें हार पहनाए। जवानों के साथ सेल्फियां बनाई गईं। आजाद कश्मीर में भी ढोल बजाकर जवानों का वालेहाना इस्तकबाल हुआ। मुल्क के शहर शहर गली गली फतेह का जश्न दिखाया गया। पेशावर में शहरियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। मुंह मीठा कराने में हैदराबाद वाले भी कैसे पीछे रहते। मेलसी में भी आवाम का जज्बा काबिल दीद था। मीरपुर खास में भी बड़ी कामयाबी का जश्न मनाया गया। शेखुपुरा में भी लोगों ने भारत के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी पर मुंह मीठा किया। शहरियों का कहना था कि आज कौम की यकजहती और फौजी जवानों की बहादुरी ने मुल्क को महफूज बनाया। इंडिया मजबूर हो गया, अमेरिका के सामने जाके लेट गया, खुदा के लिए जंग बंद कराओ वरना हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा। हमने तो वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि अपना अब हमारा इंतजार करो, तो हमने सुबह उनको करके दिखाया। इंडिया ने जो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना, उस हिसाब से इंडिया को उसका एक ही वक्त में जो ना जवाब मिल गया। शहरियों का कहना था जब भी वतन के दिफा के लिए जरूरत पड़ी वो अपनी फौज के शाना बशाना होंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज और पाक फिजाई की जानिब से भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर इस्लामाबाद के अवाम इस बार जश्न मना रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोली फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी, बताइएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं इस्लामाबाद में? बिल्कुल, आज 10 मई का दिन जो है वो तारीख रकम कर गया है और ये दिन तारीख में याद रखा जाएगा जब एक बार फिर पाकिस्तान ने खुद से 3 गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए, उनका गुरूर खाक में मिला दिया पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तानी मुसल्लह फौज ने, और अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और जैसा कि पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से कहा गया था कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया उसकी गूंज सुनेगी, यही हुआ। इस वक्त जहाँ है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, मैं इस वक्त खुदादाद हाइट्स पर मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम हाथों में थाम रखे हैं और मुसल्लह अफवाज के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे। हम अल्लाह ताला का शुक्रिया जी, और मैं तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि सब शुक्राने के नफल अदा करें, शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। दूसरा, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ये साबित किया कि पाकिस्तान की कौम उनके साथ खड़ी है और उन्होंने ऐसा काम किया कि जो कोई भी किसी मुल्क की अफवाज नहीं कर सकती। इंडिया खुद को सुपर पावर समझ रहा था, आज तो रोने पर आ गया, बिलकने पर आ गया। आज बहुत रोया इंडिया, आज हमारा जश्न का दिन है। हमारी फौज ने इंडिया को बताया है हम सुपर ताकत हैं, पाकिस्तानी सुपर ताकत है, आप नहीं हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के फौज की शाना पिछाना खड़े हैं और हम अपनी गौर के साथ शाना पिछाना खड़े हैं और इंशाल्लाह ऐसे उनको शिकस्त देंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह आइंदा भी अगर कोई एडवेंचरिज्म किया इंडिया ने, किसी किस्म की हमारी खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई काम किया तो इससे अपडेट कर रहे थे। पाक फौज की शानदार फतह, पूरी कौम खुशी से निहाल। बोल न्यूज रूम में भी भरपूर जश्न मनाया गया, केक काटा गया। पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। भारत में खौफ का सन्नाटा, पाकिस्तानियों ने मिठाइयाँ बांटी, केक काटा। बोल न्यूज के मुलाजमीन भी किसी से पीछे नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बर वक्त खबरों के साथ पाक फौज की जीत का जश्न मनाया। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। खुशियों के पल पाक फौज की जीत के संग मनाए गए। केक काटते हुए पाक फौज जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी कौम मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करती। जीत के बोल। गोदी मीडिया के झूठ से अपने ही रिपोर्टर तंग आ गए। एनडीटीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद गजाली भी एंकर के मुबालगा राय पर तिलमिला गए। ऑन एयर कह दिया कि पहले कहते हैं कि अपडेट दो, फिर जाली खबर चला देते हैं और माफी मांगेंगे कि यह क्या हो गया। सुनिए जरा। Drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? Of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? Of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त देता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके। अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत। मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे। हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है।
के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की है ये लगन, हर बेघर मनाए अब अपने घर की खुशियों का जश्न। पंजाब के कम आमदन वाले 33,504 से जायद खानदानों को 37 अरब रुपए से जायद मालियत के कर्जात फराहम कर दिए गए हैं। 29,113 से जायद घरों की तामीर तेजी से जारी। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरला तक, दही इलाकों में 1 से 10 मरला तक के प्लॉट मालिकान अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए आज ही ऑनलाइन पोर्टल विजिट करें या टोल फ्री नंबर पर राब्ता करें। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। बोल पाकिस्तान के साथ। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके। अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत। मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे। हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वाह क्या बात है बोनस की। This headline news is brought to you by पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गुरूर दफन कर दिया। दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर, अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत को मजीद तबाही से बचा लिया। S-400 का खात्मा होने से भारत की फिजाई ढाल टूट गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज़फायर पर तैयार हो गए। रात भर तवील बातचीत और अमेरिकी सालिसी कामयाब रही। दोनों मालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने समझदारी और जहानत का सबूत दिया। ट्रंप की पाकिस्तान और भारत को मुबारकबाद। सीज़फायर का बाकायदा ऐलान नई दिल्ली से होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार बोले, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप की ट्वीट से साबित हो गया कि पाकिस्तान को भारत से कमतर ताकत नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया। टीवी इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफात किए। बताया पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जंगबंदी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कोशिशों से हुई। बरतानवी सहाफ़ी ऑथर जॉन ने कहा कि भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों मालिक ने सीज़ फायर करने का फैसला कर लिया है। कौम से खिताब में इसकी तमाम तफसीलात दूंगा। इस सवाल पर कि इंडिया के साथ हमारी क्या शराइत तय हुई हैं, शहबाज शरीफ ने कहा कि आगे चलकर मीटिंग होंगी, इसमें ये सारी चीज़ें होंगी ताकि मसाइल पैदा ना हो। वज़ीर आज़म ने एक पैगाम में कहा कि खत्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की काबिश को भी सराहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म सिपह सलार एयर चीफ वफात पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है लेकिन अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान का ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। भारत को जल्दी समझ आ गया कि बातचीत ही मसले का हल है। सीज़ फायर होना खत्ते के लिए अहम है, इसका क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि DGISPR ने जिस गूंज का कहा था उससे पहले ही भारत बात करने पर राजी हो गया। सिंतास मुआहदा भी वापस लेने पर भारत को आमादा किया जाए। आइंदा ऐसे मुआहदों की खिलाफ वर्जी ना हो, इस बात की यकीन दहानी भी होनी चाहिए। सियालकोट के शहरियों ने पाक फौज से जारी यकजहती करते हुए बॉर्डर से आने वाले पाक फौज के टैंकों और एहलकारों पर फूलों की पत्तियां निशावर की। पाकिस्तान का झंडा उठाए शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें फूलों के हार पहनाए। शहरियों ने जवानों गुलदस्ता भी पेश किया। मुल्क के दीगर शहरों में भी अवाम सड़कों पर निकल आए, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। और पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर राजवड़ी राजकुमार थापा मारा गया। राजकुमार कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। भारतीय हुकूमत की पुष्पनाही में राजकुमार दहशतगर्दों का सहूलतकार था। पेशावर की कढ़ाई। डोंट वरी मामा, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है नया ब्राइट उसमें दाग लगाता है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके। अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत। मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे। हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा
के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। नई उम्मीद, नया आगाज, एक और विजन की तकमील, एक और संगमील उबूर। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर और गर्ल्स हॉस्टल का शानदार इफ्तिताह। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की कयादत में 6.4 अरब रुपए की लागत से तामीर करदा ये जदीद मरकज अब इलाज, तहकीक और तालीम का संगम बन चुका है, जहाँ गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी, MR लिनिक, PET, CT स्कैन और साइक्लोट्रॉन जैसे जदीद तरीन आलात के जरिए कैंसर के खिलाफ जंग को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। साथ ही तालिबात के लिए महफूज, आरामदेह और जदीद सहूलियात से आरास्ता गर्ल्स हॉस्टल की सहूलत मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि अपनों को बचाने के लिए एक तवील सबर आजमा सफर है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर सिर्फ इलाज का मरकज नहीं, ये हौसला, तहफ़्फ़ुज़ और नई जिंदगी की उम्मीद भी है। हुकूमत सिंध, अवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके। अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत। मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे। हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके। अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है।
अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत। मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके। अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत। मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके। अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे
अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत। मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे, हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है, आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। ऑपरेशन बनियान और मरसूस बाकायदा आगाज किया जा चुका है। बयास के इलाके में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट तबाह कर दी है। भारत में मजीद जगहों पर हमले इस वक्त जारी हैं। घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। मेरा इश्क तुझे खा जाए। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बिलाखिर अमेरिका की सालिसी के बाद सीज फायर हो गया है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए भारत की तारीख गवाह है, भारत का माजी गवाह है। उसने हमेशा से ही सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और अब सीज फायर के हवाले से जो एग्रीमेंट होगा, जो अनाउंसमेंट होगी, ये तो अभी कल तक या आज रात तक कहा जा रहा है होगी। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दुश्मन पर अपनी धाक मिठाई है, जो पाकिस्तान ने वार किया है, यकीनी तौर पर मोदी, उसके हवारी और पूरा भारत अपने बच्चों को इस ऑपरेशन की कहानियां सुनाएगा। जैसा कि वाजे कर दिया था हमारे DGISPR की जानिब से कि जो भारत का मीडिया जब चीख रहा था, चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, यहाँ पाकिस्तान के मुताबिक शहरों को भारतीय मीडिया ने पहले से ही झूठी और फेक खबरों के जरिए तबाह कर दिया था। तो उसके बाद में DGISPR ने कहा था कि झूठी खबरें ना दें, चीखें नहीं, चिल्लाए नहीं, जब हम जवाब देंगे तो आपको चीखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज सुबह जब पाकिस्तान ने अजान फजर के बाद ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया तो भारतीय मीडिया पर सिर्फ हू का आलम नहीं था, पूरे भारत में ही लोग खौफ में मुब्तला हो गए थे। इत्तला ये थी कि कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा था और जो सबसे ज्यादा छुपने गायब होने वाला शख्स था, जराए बताते हैं कि वो बंकर में जाके छुप गया था। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाला नरेंद्र मोदी खुद बंकर में जाके छुप गया था कि पाकिस्तान ने हमला इतना जबरदस्त और सख्त किया था कि उसके औसान खता हो गए थे। अब बहरहाल बात कहां पर जाएगी सीज फायर के बाद में, किस तरीके से हम अपने मामलात को मनवाते हैं, जो बिगाड़ भारत ने किया वो बिगाड़ अब दुरुस्त कैसे होगा, कितना वक्त लगेगा, इन तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अली आफ्ताब साहब ने, बहुत शुक्रिया अली आफ्ताब साहब। असद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार मतूल राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं, मतूल आपका भी शुक्रिया। असद निज़ामी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। कल तक जंग की, आग लगाने की, तबाह बर्बाद करने की बातें करने वाला भारत सिर्फ 2 घंटे पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, जवाबी वार किया, उसमें घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और अब खुद अपने मीडिया पर चला रहा है। वहाँ पर जो गोदी मीडिया वो कह रहा है कि सीज फायर हुआ और अमेरिका की सालिसी में ये करवाया गया है। और कल तक अगर हम भारतीय मीडिया की खबरें देखें तो बिल्कुल वाजे कह रहा था कि हम नहीं मानेंगे, तबाह कर देंगे। आपने उनके एंकर्स को देखा होगा किस तरीके से वो सब कुछ कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, एक पाकिस्तान की जीत है और इसके साथ साथ जो तमाम चीज़ें उसके बाद हुई हैं वो भी अंडर डिस्कशन आनी चाहिए। एक तो ये बात कि जो सीज़ फायर अग्रीमेंट हुआ उसके अंदर
बड़े दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव्स हैं। एक तो ये नैरेटिव है जो इंडियन गवर्नमेंट ने इख्तियार किया कि जी DGMOs की आपस में बात हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ के DGMO ने वहाँ फ़ोन किया और उसकी बेसिस पे ये सारा कुछ हुआ। मतलब यानी कि पहल यहाँ से हुई थी कि जी सीज़ फायर कर लें, और उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ का एक डिफरेंट मौक़िफ़ था। लेकिन उस सारी चीज़ को जो ख़त्म करने वाली बात थी वो CNN के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये बात जो है क्लियर कर दी कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ उनके पास उनके ज़राए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया की तरफ से US को कहा गया था कि जी सीज़ फायर कर लें आफ्टर यस्टरडेज जो सारी अटैक्स हुए थे। अब देखें आगे जाते हुए बहुत चीज़ें जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट और मार्को रूबियो की जो ट्वीट है उनके अंदर भी एक फ़र्क है। एक ट्वीट के अंदर सिर्फ सीज़ फायर की बात की जा रही, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है, अलबत्ता उस डिस्कशंस भी होंगी जो बाकी ब्रॉडर इश्यूज हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे मामलात हैं जिन्हें डिस्कस कर इन पर बात करनी है। अली आफ्ताब साहब आपकी तरफ आते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस सीज़ फायर एग्रीमेंट को? जैसे असद निज़ामी ने कहा कि CNN के रिपोर्टर ने इसको क्लियर किया है कि भारत की तरफ से कहा गया है, और ये भी भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा से ही वो पहल करता है, उसको बड़ा शौक होता है जंग लड़ने का, आग लगा देने का, खित्ते को आग में झोंकने का, और फिर जब हम वार करते हैं तो फिर या फिर UN पहुंच जाता है। इस बार अमेरिका पहुंच गया। जी अली आफ्ताब। जी एक तो अगेन सबको बहुत मुबारक हो। बहुत डिग्निफाइड तरीके से पाकिस्तान ने 7 तारीख से लेकर आज तक रिस्पांस दिया। इंडिया का हमेशा बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया। 3 से 4 दिन, मतलब जाहिर है 7 तारीख को जब अटैक हुआ तो उस वक्त तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से उसको डिफेंड किया, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक पाकिस्तान पीस की बात करता रहा, अटैक्स बर्दाश्त करता रहा। लेकिन फिर फाइनली आज फजर की वक्त हमारे जहाज़ उड़े और शाम मगरिब तक सीज़ फायर हो चुका था। सो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जहाँ तक बात है सीज़ फायर की, सबको मुबारक हो। ये तो मतलब पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया के लिए बड़ी खुशाइन बात है सीज़ फायर का होना। लेकिन जो बात है कि ये कितने अरसे रहेगा, क्या अब मामलात बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे, क्या पहले से बेहतर हो जाएंगे, ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। क्योंकि सीज़ फायर के अंदर एक क्लॉज रखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया अब एक न्यूट्रल वेन्यू पर बैठकर अपने मामलात सेटल करेंगे। अब ये बड़ी अच्छी बात है, इंशाल्लाह ये होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इंडिया उसमें बैठने से इनकार कर देता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। और ये बहुत बड़ा मसला इसलिए बनेगा क्योंकि इंडिया ये ऐलान कर चुका है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी वापस लेने जा रहा है, वो पानी का रुख मोड़ना चाहता है, वो अपने डैम्स बनाना चाहता है। सो बुनियादी बात ये है कि अभी तो खैर पानी हमारे पास वाफिर है, लेकिन अक्टूबर में जाकर जब मौसम बदलेगा तो उस वक्त खरीफ की फसलों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी। सो अगर तो उससे पहले हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं छेड़ता तो ज़बरदस्त बात हो जाएगी, वो उसको वापस रीइंस्टेट कर देता है, बिल्कुल ठीक मामलात हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो उसमें कोई अड़ी फंसी करते हैं तो फिर अक्टूबर में हालात दोबारा कशीदा होने का इम्कान है। अच्छा, ये तो बड़ी आपने इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया है। बतूल, आपको भी लगता है जब पानी के मामले को, वैसे तो मैं इस पर आगे चलकर आप लोगों से बात करूंगा कि जब हम ये सीज़ फायर एग्रीमेंट को लेके बैठेंगे, वहाँ पर बात होगी भारत के साथ, तो उसमें यकीनी तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी जहाँ से बात शुरू हुई थी उसको डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। तो अक्टूबर में आप समझती हैं कि दोबारा हालात ख़राब होंगे? जी बतूल, आपका माइक गालिबन म्यूट है, इसको प्लीज़ अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन सकें। बतूल राजपूत की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। असद निज़ामी, आप क्या कहेंगे? आपको भी लगता है अली आफ्ताब साहब की तरह कि अक्टूबर में खुदा न खासा हालात दोबारा ख़राब होंगे जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी? जी देखें, इस वक्त जो इंडिया का जिस किस्म की उनको फेस करनी पड़ रही है, एक मीडिया एंगल के ऊपर एक है, क्योंकि उनका अपना मीडिया जो है वो उसकी बिहेवियर तो हमने पिछले कुछ दिनों में असेस की है। उसके अलावा सीज़ फायर के बाद जो उनकी
कुछ वहाँ पे मतलब कम ही हैं, लेकिन जो कुछ वहाँ पे सेन वॉइसेस हैं उन्होंने भी अपनी हुकूमत को काफ़ी रगड़ा लगाया है, और उसके बाद से ये चीज़ का एक एडिट प्रेशर होता है। तो इसके ऊपर वो कैसे रिटेलिएट करते हैं, अब वो जाके अक्टूबर के अंदर किस तरह रिटेलिएट करते हैं ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बिल्कुल इसको हमने जब ये सारे मामला शुरू हुए थे तो ये बुनियाद इनकी पानी ही था, और अभी भी इंडिया जो है जिस किस्म की मेंटालिटी रखता है, जो उनकी एंड गेम है वो यही है कि वो अपने आप को कोई इजरायली फोर्स को नेतन्याहू टाइप समझना शुरू कर दी उन्होंने, जो कि ऐसी हकीकत बिल्कुल नहीं है इस चीज़ का। हमने उनको मिसालें दी हैं, और उसके बाद एक्चुअली आज का सीज़फायर जो नेतन्याहू समझे या जो मर्जी समझे, पाकिस्तान को कम से कम गजा या फलस्तीन ना समझे, ये तो उनकी गलतफहमी दूर कर दिया जी। वो ना समझ सकते हैं, ना हो सकता है गलतफहमी दूर हुई है। इसके अंदर मैं सिर्फ ये ऐड करता जाऊँ कि इस वक्त जो है हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि जो सीज़ फायर है उसकी वायलेशन सियालकोट के एरिया और जम्मू कश्मीर के पास हो रही हैं। ये खबरें हमें मिल रही हैं, अभी इसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश हो रही है। लेकिन ये बात अगर सच हुई तो आप इसके देखें, इसके अभी फॉल आउट जो है वो इंडिया को बहुत नेगेटिव जाएगा, और इसके ऊपर इस वक्त डिबेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो डिप्लोमेटिक सेक्टर में हो रही है, आया वो किस तरह से हो रही है, लेकिन एक सीज़ फायर वायलेशन की काफ़ी खबर वो हम तक पहुंच रही है। अच्छा, मुझे सिर्फ गुजारिश है एक चीज़ ऐड करने की, और वो ये है कि मैं गुमान जो है, इम्कान जो है वो हमेशा अच्छे का रखना चाहिए। सो जो मैंने जिस तरह से कहा कि जो क्लॉज है सीज़ फायर के अंदर, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया को एक न्यूट्रल ग्राउंड में बैठकर बात करनी है और अपने मसले सुलझाने हैं, तो उसमें अगर इंडिया आ जाता है, वो अपना जो वाटर ट्रीटी को चेंज करने का उसका जो ख्वाहिश है वो उसको वापस ले लेता है, तो फिर हालात ठीक रहेंगे। मैं तो सिर्फ खुदा ना खास्ता ये कह रहा हूँ कि अगर उनका इस तरह का कोई इरादा है कि वो नहीं करेंगे तो फिर अक्टूबर में आपको दोबारा कशीदगी देखने को मिल सकती है। हमें जब पानी की जरूरत होगी और भारत अगर इसी तरीके से हरदर्दी पर कायम रहा तो बिल्कुल हालात खराब हो सकते हैं। जी असद साहब कंटिन्यू कीजिए। जी, और उसके साथ साथ देखें जी, अब सीज़ फायर की भी ना कुछ कंडीशनैलिटी होती है। एक तो सबसे पहले उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है किसने बैठ के अंदर इस चीज़ को ब्रोकर कराई, जो इस केस के अंदर सिर्फ अमेरिका नहीं है, तुर्की भी है और सऊदी अरेबिया भी है। तो अब इस सीज़ फायर की देखें वायलेशन की अभी तो खबरें आ रही हैं, हम उनको मज़ीद कन्फर्म करेंगे। अलबत्ता आने वाले दिनों में क्या होगा ये चीज़ सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसी मुल्क के साथ ये जंग हो रही है जो कि उनका नेशनल सेंटिमेंट जो है और ख़ास तौर पे उनका हुकूमती सेंटिमेंट जो है उसकी किसी को समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में उनको अपनी खुद भी समझ नहीं आ रही कि वो चाहते क्या हैं इस चीज़ से। आज अली और मैं इत्तेफाक से इकट्ठे थे दोपहर में, जब मामलात सीज़ फायर से पहले हम दोनों का एक दूसरे से यही सवाल था कि इसके अंदर हर मोटिव के अंदर एक एंड गेम होती है। हम तो डिफेंसिव साइड पे थे, फिर हम ऑफेंसिव साइड पे हुए। जो ऑफेंसिव साइड पे होता है उनका कोई ना कोई मोटिव होता है जो वो लेके चलते हैं। अब वो मोटिव अगर तो ये है कि वो जी ऑल आउट वॉर चाहते हैं, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड वाली बात है, तो ये तो बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वो इतना अपने मीडिया से मुतासर हो चुके हैं और अपने उनकी जो अर्नाब गोस्वामी टाइप लोग जो हैं वो उनको जब जो फीड करते हैं चीज़ या जो कहते हैं वो उसके ऊपर ऐड करते हैं। तो ये एक मेरे नज़दीक एक अजीबोगरीब किस्म का एक दुश्मन है जिससे हम टैकल कर रहे हैं। लेकिन हमें जिस तरह हमारे एयरफोर्स और फौज पाकिस्तान और हुकूमत का जो रोल था उन्होंने हमें बाकायदा तौर पर कहा कि हम हर लिहाज से तैयार हैं। लेकिन अगेन मैं इसमें ऐड करूँगा कि सीज़ फायर जो है वो हर हल्के में बड़ी खुशाइन और बड़ी अच्छी चीज़ की तरह एक्सेप्ट हुई है और पाकिस्तान का डे वन से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग जो है वो किसी चीज़ की सलूशन नहीं है, जंग से कोई हल नहीं निकलेगा चीज़ का। जो अमेरिका ने चीज़ प्रपोज की और जो हम पहले से कह रहे हैं उसके ऊपर अगर हिंदुस्तान जो है वो आना चाहता है तो वो बात जो है वो ना सिर्फ खित्ते के लिए बेहतर होगी बल्कि ग्लोबली उसके इम्पैक्ट बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल, ग्लोबली इम्पैक्ट बहुत बेहतर होंगे अगर जो अमेरिका ने क्लॉज सामने रखी हैं उस पर भारत अगर आना चाहता है। अली आफ्ताब साहब, जैसे असद निज़ामी साहब ने कहा कि मोदी गालिबन अपने आप को नेतन्याहू समझ बैठे थे, वो अपने आप को नेतन्याहू समझें, फ़िरौन समझें, शैतान तो वो है ही, लेकिन पाकिस्तान को जो उन्होंने गज़ा या फ़लस्तीन समझने की गलती की थी, पाकिस्तान ने दिमाग ठिकाने लगा दिया, वो गलत फहमी दूर कर दी है। आज आइंदा मेरा ख्याल में इस तरह की गलती अब नहीं करेंगे। जी, असल में ये जब कोई मतलब इंडिया जो है वो हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में उसने मुआशी तरक्की की, उनके जो फॉरेन यूएस रिजर्व्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए। अच्छा, जब कुछ मतलब ममालिक जब तरक्की कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा इस किस्म की खुशगुमानी उनमें पैदा हो जाती है कि वो उनको लगता है कि वो आपको जो है बहुत ही सुपीरियर मिलिट्री माइट भी बन चुके हैं। पंजाब में मिसाल दी जाती है, कमीने के पास पैसा आता है तो औकात से बाहर निकल जाता है।
अगेन उसमें मसला क्या होता है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने जितना अपने बजट स्पेंड किया है अपने डिफेंस के ऊपर, वो तीसरी बड़ी मिलिट्री माइट हैं, तो उनके जो इस किस्म के जो उनके आइडियाज़ पैदा हो रहे थे कि वो शायद यहाँ पर वो कर सकते हैं जो लबनान के साथ हो सकता है या जो फ़लस्तीन के साथ हो सकता है, तो वो उन्होंने एक अटेम्प्ट करके देखी। और मैं मतलब इस पे हमें बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि सिर्फ 4 दिन, मतलब 3rd बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड से पाकिस्तान का मुकाबला था। और यहाँ पर अक्सर जो है वॉर को तो बड़ा अरसा हो चुका है, तो अक्सर इस किस्म की बातें होती थी थियोरेटिकली कि जी अगर जंग होती है तो पाकिस्तान कितने दिन लड़ सकता है, पाकिस्तान कितने दिन जो है वो दुश्मन को रोक सकता है। ये सारी जब बातें होती थी तो हमने अब ये देखा कि 3 दिन के बाद या 4th डे इंडिया को ये कहना पड़ गया कि और मदद लेनी पड़ गई अमेरिका की कि सीज फायर कर लेते हैं। सो ये तो एक बहुत ही मेरे लिए हमारे लिए फख्र का दिन है। और हमारे जो जवान हैं, मतलब मैं तो फैसिनेट होता हूँ, मुझे तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कैसा महसूस कर रहे होते हैं जब उनको टास्क दिया जाता है, जब उनको फ्रंट लाइन पे खड़ा किया जाता है, जब उनको कहा जाता है कि यू आर अप अगेंस्ट 3rd बिगेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, और वो जो है कोई सवाल किए बगैर, वो डरे बगैर वो जाकर खड़े हो जाते हैं, वो अपनी असाइनमेंट पूरी करते हैं, वो सुरखरू होकर वापस आते हैं और कर देते हैं दुश्मन को कि वो फाइनली अमन की बात करनी शुरू करे। बिल्कुल ऐसी, और गालिबन यही वजह है। बतूल हमारे साथ मौजूद है। बतूल, आप यही वजह है जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल जो तज्जियाकार हैं वो ये कहने पर मजबूर हैं कि भारत को सोचना चाहिए कि ताकत का तवाज़ुन अब किस तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, और हम अलायंसेस के दौर में अब नहीं रहते, हम क्लियरली नेशनल इंटरेस्ट के दौर में रहते हैं। और हर मुल्क आगाह है कि वो न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका से लेके पाकिस्तान, इवन आप एनी कंट्री, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि जब हिरोशिमा नागासाकी, आई वाज रीडिंग गोइंग थ्रू एन आर्टिकल, तो एक बड़ा खौफजदा कर देने वाला फैक्ट उसमें लिखा होता है कि 40,000 डिग्रीज टेम्परेचर कुछ सेकंड्स में चला जाता है और विद इन मिनट्स वो शहर सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं। और इसीलिए जापान को इतना स्ट्रगल करना पड़ा इस सब में, और दीगर ममालिक से जो इसमें इफेक्ट हुए हैं। तो ऐसी गलती तो कोई नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले जो आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि क्या हम ये फलां चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मस्बत चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं चाहती हूँ कि मैं वो दोहरा दूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे वक्त होते हैं जब आप किसी चीज़ को याद करवाएं तो उसका इम्पैक्ट रहता है। हम यहाँ पे बात करें मोदी के दौर की। मोदी साहब देख रहे हैं भारत को, और किसी भी मुल्क का क्या लीडर होता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, ये उसकी पॉलिसीज को बहुत इफेक्ट करता है। पाकिस्तान में भी करता है, दीगर ममालिक में करता है। तो कुछ इफेक्ट्स हैं जो मुझे आपसे शेयर करने हैं, देन आई कम बैक टू प्रेजेंट। और सो व्हाट आई वांट टू शेयर इज कि इस साल आरएसएस 2025 में अपनी बुनियाद के 100 साल मुकम्मल कर लेगा। इस तंजीम पे गांधी जी को कत्ल करने का इल्जाम है। गांधी के कत्ल के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस तंजीम ने, यानी कि आरएसएस ने, गांधी को कत्ल करने के बाद बाकायदा मिठाइयाँ बांटी थी। 1977 और 1975 के दरमियान जब इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी, इन्होंने हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज की, तो आरएसएस की एक बार फिर पाबंदी इन पे आयद कर दी गई थी। और 1992 में आरएसएस ने, तो ओपन फैक्ट है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था और इनके जरिए मकबूजा आबादी में हिंदुओं को बसाने की कोशिश भी की। वो भी ओपन फैक्ट है। गुजरात में हजारों मुसलमानों के कत्ल के पीछे तंजीम मोदी साहब थे, इसीलिए उनको गुजरात का कसाई कहा जाता है। खैर मुझे तो लगता है इंटरनेशनल कसाई कहना चाहिए। 2002 में जब मोदी गुजरात के वजीर आला थे, तो उनके हुक्म पर सिर्फ 3 दिन में आरएसएस के कारकुनों ने 10,000 मुसलमानों को मारा था। वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस गाय? मोदी लड़कपन से आरएसएस के रुकन है, ये सबसे अहम नुक्ता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी किस हद तक मजहबी इंतहा पसंद इंसान है। मोदी के रुफका और काबीना में शामिल बेहतर वज़रा का ताल्लुक भी आरएसएस से है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं कि जिससे आप टेबल टॉक करने जा रहे हैं, आप उसकी शख्सियत और साइकोलॉजी तो चेक करें। जिन पे खवातीन के रेप के इल्जाम हैं, जिन पे मुसलमान खवातीन के रेप के इल्जाम हैं, ये आरएसएस इंडिया में ये हरकतें करता रहा है। तो अब मोदी के होते हुए आप ये नहीं कह सकते कि अमन होगा। हमें हमेशा तैयार रहना है। और ये भारत की बदकिस्मती है कि वो किसी तरह इनके वजीर आजम बन गए और इनको रिप्रेजेंट करें। तो मुझे लगता है कि हमें बीइंग मीडिया पर्सन इतना अवेयर होना चाहिए दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोदी और पुतिन और ट्रम्प, तो हम ये एनालाइज कर सकें कि हम किससे उम्मीदें लगा के बैठ रहे हैं।
तो अगर कोई हमारी कॉलीग कह रहे थे कि अक्टूबर में हालात खराब हो सकते हैं, बिल्कुल खराब हो सकते हैं, क्योंकि मोदी ने कब मौका छोड़ा है हालात खराब करने का। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह जवाब पाकिस्तान ने दिया, ये हर लम्हा हम ये जवाब, ये ताकत रखते हैं जवाब रखने की। ऑफ द रिकॉर्ड में एक एक्सपर्ट से बात करी थी, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया है वो हमेशा मुद्दतों याद रहेगा भारत को। नादिया मिर्जा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। नादिया साहिबा, आप तमाम तर सिचुएशन को आप किस तरफ देख रही हैं जाती हुई? जिस तरीके से अब बात हो गई है सीज फायर की, कल तक मुमकिना तौर पे इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा? देखिए, ऐलान तो मेरे ख्याल आज ही कर दिया गया है। वो अलग बात है कि जो उन्होंने कहा है कि आप लोग मुलाकात करें और आपस में बैठ के मामला तय करें, टॉक्स करें, वो शायद मंडे को एक्सपेक्टेड है। अनाउंसमेंट तो देखा जाए तो दोनों तरफ से हो गई है और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कर दिया है। लेकिन उसके बाद जिस किस्म की अभी बात हो रही थी, मैं सुन रही थी कि जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। मैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहती जिस किस्म की खबरें मिल रही हैं, क्योंकि अभी तक उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। बट जो सीएम हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उन्होंने खुद एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी कोई सीज फायर नहीं हुआ और ये है और वो है, तो इसका मतलब ये है कि हम छोड़ दें इंडियन मीडिया को, हम छोड़ दें उनके जर्नलिस्ट को जो उन्होंने फेक न्यूज़ का एक बाजार गर्म किया रखा होता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की जानिब से किया जा रहा है, जो कि सीएम है ऑक्यूपाइड कश्मीर के। तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है और हमें पता है कि हम तो सीज फायर पे पहले दिन से हम इस बात पे थे कि हमें जंग नहीं करनी। हमें तो प्रोवोक किया गया, हमें तो मजबूर किया गया, जवाब देने के लिए मजबूर किया गया। आज जो पाकिस्तान ने जिस तरह से रात गए कार्रवाई, सुबह सुबह कार्रवाई की, तो वो पाकिस्तान को मजबूर किया गया। पाकिस्तान ने कहा था हम जवाब देंगे, अपने वक्त पे देंगे, लेकिन अगर इंडिया ये हरकत नहीं करता तो शायद पाकिस्तान थोड़ा सा और टाइम लेता, क्योंकि वो अमन को प्रायोरिटी देता है, अमन को प्रायोरिटाइज करता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है और एक दफ़ा फिर वही उसी हठधर्मी के साथ भारत अगर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है, और जिस तरह से मैं सीएम ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रही हूँ, तो ये अगेन दिस इज़ वेरी मच अलार्मिंग। और ये बात आप वो नहीं कर रहे, अब इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात उनकी बात को पिक करके उनकी बात को वो कोट कर रहा है। तो ये एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो इंडिया की एक हठधर्मी रही है या इंडिया की एक रविश रही है। एंड यू नेवर नो कि वो जो सीज़ फायर का वो उन्होंने खुद अनाउंसमेंट की, और उनके लिए एम्बैरेसिंग ये हुआ कि उनके वज़ीर ख़ारजा कह रहे थे कि जी हमने तो किसी सालिसी की रिक्वेस्ट नहीं की अमेरिका को, हमने उनको नहीं कहा कि आप इसको मीडिएशन करें, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। और CNN ने इसको भी रिपोर्ट कर दिया कि जी इंडिया की तरफ से कहा गया, ना कि पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट तो कोई इंडिया के लिए हो नहीं सकती। अब उसको फेस सेविंग चाहिए, उसको फेस सेविंग से दुनिया से नहीं चाहिए, उसको फेस सेविंग अपनी ही अवाम से चाहिए, अपने ही मीडिया से चाहिए, जो अब उनको ही मलामत कर रहा है कि जब हमने देखा कि इंडियन ट्रांसमिशन में पहले तो वो बहुत चीखते रहे, ललकारते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने ही हुकूमत पे आवाज़ें उठानी शुरू कर दी और अपनी फ़ौज पे आवाज़ें उठानी शुरू कर दी कि अगर आप अपनी एयर बेसिस को नहीं संभाल सकते, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो आवाम की कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खिफ़त का सामना है भारत को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। उसको मिटाने के लिए वो दोबारा से कोई हरकत कर सकता है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर इससे बात नहीं कर सकती। दोबारा से हरकत ना, मैं सॉरी टू कट यू, ये आप इससे ज़्यादा बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा। ऑफिशियल एग्रीमेंट पे साइन होने से पहले की बात कर रही हैं। अभी यकीनी तौर पर दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो बैठेंगे, इस मामले को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें तय पाएंगी। उससे पहले आप कह रही हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। से पहले कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे, जिसको कहते हैं ना कि गॉड फॉरबिड, और मैं मेरे मुंह में खाक भी मैं कह देती हूँ। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आई है, मतलब इस किस्म की चीज़ें हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि भाई ये है ये नहीं है, हम इस पर बहुत डिटेल में भी मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन बहरहाल इट हैपेंड। और जो मैं उमर अब्दुल्ला साहब की जो कि सीएम है, उनकी जो मैं ट्वीट देख रही हूँ, वो उन्होंने तकरीबन 8:30 बजे की है, यानी अभी से एक सवा घंटा पहले की उनकी एक ट्वीट है, तो कोई बहुत पहले की नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है, मतलब मैं उनकी बात को भी नहीं, जो सेंटेंस एग्जैक्टली कोट एंड कोट अगर मैं कहूँ, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद बता रहे हैं कि आप कितनी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या आप उसको कितना लेकर चल रहे हैं। तो इंडिया इसकी आड़ में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की बौछार की आड़ में
अल्लाह ना करे लेकिन कुछ कर सकता है। इरादे उसके ऐसे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरह का है, कभी भी सीज फायर के खिलाफ, सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। ट्रैक रिकॉर्ड एग्जैक्टली ट्रैक रिकॉर्ड। असद निज़ामी साहब, आपसे कुछ देर पहले आप लोग भी, अली आफ्ताब साहब ने भी इसी पॉइंट को रेज किया था, यकीनी तौर पर ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन एक बात है, जैसे CNN ने रिपोर्ट कर दिया कि इंडिया ने राब्ता किया, ये तो अब तय हजीमत तो उसको पूरी दुनिया से उठानी पड़ रही है मोदी सरकार को। और आज जब हमने देखा 2 घंटे के बाद ही, जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया उसके 2 से 3 घंटे के बाद भारतीय फौज की तर्जुमान आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उसमें जो उन्होंने तस्लीम किया कि हमारी एयर बेसिस को नुकसान, पहले तो वो कहते रहे कि कुछ हुआ ही नहीं, हमने जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइल हैं पाकिस्तान के वो नाकारा बना दिए। लेकिन फिर उन्होंने तस्लीम किया कि जी बहुत सारी हमारी बेसिस हैं जिनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिन पे नुकसान हुआ, जहाँ पर आग लगी दुश्मन। और साथ में ये भी कह दिया कि बहुत ज़्यादा तेज़ मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, तारीफ भी कर दी हमारे मिसाइलों की इनडायरेक्टली। दुश्मन का तस्लीम कर लेना यकीनी तौर पर एतराफ़ शिकस्त है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सेकंड जवाद, आई एम सॉरी, अगर मैं दूसरे गेस्ट की इजाजत के साथ सिर्फ एक बात ये करना चाहूंगी कि सिर्फ एक बात कि आप ना भूलें कि पाकिस्तान ने तो अभी उनकी एयर बेसिस को निशाना बनाया ना, जब उन्होंने किया था, फिर अगेन पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। लेकिन बिफोर दैट वो उससे भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे थे कि हमारा पठानकोट ये कर दिया, हमारे फला ये कर दिया। और पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DG ISPR ने बताया कि हमने नहीं किया, जब हम करेंगे तो डंके की चोट पे करेंगे, हम करेंगे तो दुनिया देखेगी। और ये उन्होंने साबित किया कि जब हमने किया तो दुनिया देखी। तो उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान को एक चार्जशीट करके, ज़बरदस्ती कटहरे में डाल के, फॉल्स प्रोपेगेंडा करके, और फिर उन्होंने पाकिस्तान पे एक्ट किया। तो यही सूरत हाल एक दफ़ा फिर वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, और तस्लीम किया, घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं। अब खिफ़त मिटाने के लिए अब वो ये इस तरह के ऊँचे हथकंडे, कठपुतली वज़ीर आला को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी नादिया, आप एग्री करती हैं इस बात से? एग्जैक्टली मैं यही तो बात कर रही हूँ कि बेसिकली उनको इतनी एम्बैरेसमेंट है, और ये एम्बैरेसमेंट उनकी जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है। उनके अपने जो अवाम है, उनका जो अपना मीडिया है, जो कल तक उनको जो है वो चढ़ाई की दावतें दे रहा था, जंग कर दो, मार दो, काट दो, पीट दो, आज वो उनसे सवाल कर रहा है कि व्हाट यू हैव डन। अगर आप अपनी एयर बेसिस की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप अवाम की क्या हिफाजत करेंगे? तो ये इससे